पाठ 8। शिकायत करना बंद करो। बच्चों की तरह परेशानी दूध पिलाने से बड़ी हो जाती है। लेडी हॉलैंड। जब कोई अपनी सारी समस्याएं और शिकायतें आप पर उतार देता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत उत्थान और स्फूर्तिदायक नहीं है, है ना? सच तो यह है कि कोई भी शिकायतकर्ता के आसपास रहना पसंद नहीं करता, सिवाय शायद अन्य शिकायतकर्ताओं के। बेशक हम सभी कभी न कभी शिकायत करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कितनी बार शिकायत करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आप बहुत अधिक शिकायत करते हैं, तो बस अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से पूछें। वे आपको बता देंगे। अब जब मैं कहता हूँ शिकायत करें, मैं उन उदाहरणों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जब आप समाधान खोजने के प्रयास में अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यह रचनात्मक और प्रशंसनीय है। और मैं उन अवसरों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जब आप अपने जीवन के अनुभवों, निराशा सहित को दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ अपने जीवन में नवीनतम घटनाओं पर अपडेट करने के संदर्भ में साझा करते हैं। आखिरकार इंसान होने का एक हिस्सा अपने अनुभव साझा करना और एक दूसरे का समर्थन करना है। कोई भी आपके दर्द और दर्द के बारे में सुनना नहीं चाहता है। शायद कुछ उदाहरण आपको शिकायत के बारे में एक बेहतर विचार देंगे जो प्रतिकूल है। शिकायत के सबसे आम क्षेत्रों में से एक बीमारी का विषय है। इस श्रेणी में मेरी पीठ मुझे मार रही है या मेरे पास एक भयानक साइनस सिरदर्द है जैसी टिप्पणियां हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोग अपनी विशेष बीमारी, जैसे मेरे पास से यह हरी चीजें बाहर निकल रही थी, के बारे में विस्तृत विवरण समझाने में बहुत ग्राफिक हो जाते हैं। और क्या यह सिर्फ आपका दिन नहीं बनाता है जब आपका सहकर्मी बताता है आपकी वह मिचली कर रहा है? चलो सामना करते हैं। अगर आपको पेट में दर्द है तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चिकित्सक नहीं हूँ। यदि आपको कोई चिकित्सीय समस्या है तो डॉक्टर के पास जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम मुझे यह क्यों कह रहे हो? आप सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह मुझे नीचे खींच रहा है और अपनी पीड़ा को मजबूत कर रहा है। दर्द और परेशानी के बारे में बात करने से आपको और भी अधिक लाभ होगा और अपने आसपास के लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्मदया एक ऐसा अमल है जो खुशियों में छेद कर देता है। अर्ल नाइटिंगेल। जब बीमारी के बारे में शिकायतों की बात आती है तो वृद्धि का सिद्धांत आमतौर पर अपना बदसूरत सिर उठाता है। यह ऐसे काम करता है। आप अपने मित्र को उस पीड़ा के बारे में बताते हैं जिससे आप फ्लू से गुजरे हैं। आपका दोस्त बीच में आता है और कहता है, आपको लगता है कि आपके साथ यह बुरा था। जब मुझे फ्लू हुआ तो मुझे 104 डिग्री बुखार था और मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं लगभग मर गया था। या किसी को बताएं कि आपकी पीठ या पैर में दर्द होता है और गिने कि उस व्यक्ति को बातचीत को अपने स्वयं के पीठ दर्द और पैरों में दर्द पर स्विच करने में कितने सेकंड लगते हैं। शिकायतकर्ता इस खेल को खेलना पसंद करते हैं। उनका दर्द हमेशा आपके से भी बदतर होता है। अपने परेड पर बारिश न होने दें। एक अन्य पसंदीदा शिकायत क्षेत्र मौसम है। बारिश शुरू होती है और लोग कहते हैं, कितना घटिया, दयनीय दिन है। आसमान से कुछ नमी इसे खराब दिन क्यों बनाती है? जब कोई मुझसे वह टिप्पणी करता है तो मैं जवाब देता हूँ, यह गीला है लेकिन यह एक अच्छा दिन है। बारिश को घटिया दिन से जोड़कर आप खुद को नकारात्मक तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम के बारे में आपकी शिकायतों से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन चीजों के बारे में परेशान होने का कोई मतलब नहीं है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और जिनका आपके जीवन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। अंत में छोटी छोटी शिकायतें हैं, जैसे वेटर 5 मिनट तक मेरा ऑर्डर लेने नहीं आया, या जॉन को मेरे पास एक बड़ी खिड़की वाला कार्यालय मिला। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में फंसने के लिए जीवन हमारे लिए बहुत सी कठिन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। और जब आप तुच्छ चीजों के बारे में शिकायत करते हैं तो आप अपने बारे में भी कुछ कह रहे होते हैं। अगर मैं आपका नियोक्ता या आपकी टीम का सदस्य हूं तो मैं सोच रहा हूं कि जब हमें वास्तव में चिंता करने लायक कोई समस्या होगी तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उसके पास शिकायत करने का हर कारण था। हाल ही में मैं अपने कार्यालय में था और कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था जो मेरी योजना के अनुसार नहीं चल रही थी। आप जानते हैं, सामान्य व्यावसायिक समस्याएं परिणाम उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं जितनी मैंने उम्मीद की थी। और मैं कबूल करूंगा कि मैं इसके बारे में थोड़ी शिकायत कर रहा था। फिर पेड्रो अंदर चला गया। पेड्रो अपने शुरुआती 20 के दशक में है और लगभग 6 साल पहले होंडुरास से इस देश में आया था। वह एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो घरों और दफ्तरों की सफाई करती है। आप सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं।
पेड्रो उन सबसे सकारात्मक लोगों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ, हमेशा मुस्कुराते और उत्साहित रहते हैं। हालांकि इस दिन मैंने पेड्रो से मिच तूफान और उसकी मातृभूमि पर उसके प्रभाव के बारे में पूछा। मुस्कान जल्दी से उसके चेहरे से निकल गई। उसने मुझे तूफान से हुई तबाही के बारे में बताया। हजारों लोग मारे गए थे। 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। पेड्रो ने कहा कि उनके पिता, माता और भाई अभी भी होंडुरास में रहते थे और उन्हें पता नहीं था कि वे मर चुके हैं या जीवित हैं। उनके पास उनसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था, उस क्षेत्र की सभी फोन लाइनें नष्ट हो गई थी। पेड्रो ने कहा कि वह हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। क्या आप यह जानने की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं कि आपका परिवार अभी भी जीवित है या नहीं? फिर पेड्रो ने मुझे उन सभी चीजों के बारे में बताया जो वह होंडुरास में लोगों की मदद करने के लिए कर रहे थे। वह पैसे, कपड़े और अन्य जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा था। वह सक्रिय रूप से राहत संगठनों के साथ काम कर रहा था। समस्या के बारे में सोचने के बजाय वह उनके दर्द को कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वह कर रहा था। पेड्रो से बात करने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरी अपनी समस्याएं कितनी महत्वहीन थीं और मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आप बेहतर मानते हैं कि मैंने शिकायत करना बंद कर दिया है। मैंने शेष दिन का सामना नई ऊर्जा और बेहतर रवैये के साथ किया। वैसे कई हफ्ते बाद मैंने पेड्रो को फिर से देखा और हाँ, उनकी हमेशा की तरह जीतने वाली मुस्कान और उनका शानदार रवैया था। अच्छी खबर यह है कि उनके परिवार के सभी सदस्य जीवित हैं। बुरी खबर यह है कि उन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया और अब एक आश्रय में रह रहे हैं। साफ पानी बहुत कम है। रोग व्याप्त है। मैं यह भी नहीं समझ सकता कि आपके पास जो कुछ भी है उसे खोना कैसा लगता है और खरोंच से शुरू करना है, खासकर इन कठिन परिस्थितियों में। क्या आप कर सकते हैं? इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। पेड्रो के पास अपने परिवार की बदकिस्मती के बारे में रोने का हर कारण है, लेकिन वह नहीं करता है। उसे पता चलता है कि शिकायत करना उसके समय और ऊर्जा की भयानक बर्बादी होगी। धन्यवाद, पेड्रो, हम सभी को यह याद दिलाने के लिए कि शिकायत करना हमारे जीवन की चुनौतियों का जवाब नहीं है। खुशी का रहस्य है अपने आशीर्वादों को गिनना जबकि दूसरे अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। विलियम पेन। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना एक और मूल्यवान सबक है जो हम पेड्रो से सीख सकते हैं, और वह है चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने का महत्व। वर्षों से मैंने देखा है कि शिकायतकर्ताओं में परिप्रेक्ष्य की कमी होती है। वे अपनी समस्याओं को अनुपात से बाहर कर देते हैं। आशावादी लोग, महान दृष्टिकोण वाले लोग, जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी समझ रखते हैं। शब्दकोश परिप्रेक्ष्य को चीजों को उनके वास्तविक संबंध या सापेक्ष महत्व में देखने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। क्या आपका कोई दोस्त है जो सपाट टायर होने के कारण आकार से बाहर हो जाता है? और उन लोगों के बारे में क्या जो शादी में बैठने की व्यवस्था पर विवाद के कारण परिवार के करीबी सदस्यों के साथ संबंध तोड़ते हैं? यह स्पष्ट है कि इन लोगों ने चीजों के सापेक्ष महत्व की दृष्टि खो दी है। अपने वर्तमान आशीर्वादों पर चिंतन करें, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, अपने पिछले दुर्भाग्य पर नहीं, जिनमें से सभी पुरुषों के पास कुछ न कुछ है। चार्ल्स डिकेंस। मुझे लगता है कि हम सभी एडी रिकनबेकर से सीख सकते हैं, जो 21 दिनों के लिए एक जीवन बेड़ा में बह गया, निराशाजनक रूप से प्रशांत क्षेत्र में खो गया। इस परीक्षा से बचने के बाद रिकनबेकर ने कहा, यदि आपके पास पीने के लिए पर्याप्त ताज़ा पानी है और आप जो खाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करता हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ। 1. मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। 2. डोलोरेस अच्छे स्वास्थ्य में है। 3. हमारा अपना घर है। 4. हमारे पास खाने के लिए भरपूर भोजन और पीने के लिए साफ पानी है। 5. हम संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। 6. मुझे अपने काम से प्यार है। 7. मुझे यात्रा करने और आकर्षक लोगों से मिलने का मौका मिलता है। 8. मेरे कई वफादार दोस्त हैं। 9. मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध से शक्ति प्राप्त करता हूँ। यह मेरे जीवन में आशीषों की केवल एक आंशिक सूची है। और क्या आपको पता है, इन सभी अद्भुत चीजों के साथ भी कभी कभी मैं उनमें से कुछ को हल्के में लेना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैंने इन आशीर्वादों के साथ जल्दी से जुड़ना सीख लिया है, और यह मेरे दृष्टिकोण को बढ़ाता है और मुझे सही रास्ते पर वापस लाता है। तो आप हाल ही में किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? क्या वे वास्तव में जीवन और मृत्यु मायने रखते हैं?
अगली बार जब आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने के लिए ललचाएं, तो एक कलम और कागज का टुकड़ा उठाएं और उन सभी कारणों को सूचीबद्ध करना शुरू करें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, शिकायत करना निश्चित रूप से धड़कता है। सकारात्मक समाचारों का स्रोत बने मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप बस वापस बैठें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को अनदेखा करें। हालांकि शिकायत करने के बजाय अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उन कदमों पर केंद्रित करना बेहतर है जो आप हल करने के लिए उठा सकते हैं, या कम से कम अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप हाल ही में थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर किसी को यह बताने के बजाय कि आप कितना घटिया महसूस कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम करने का प्रयास करें या थोड़ा पहले सो जाएं। यदि आप सभी अपने आप में लिपटे हुए हैं, तो आप फिर से कपड़े पहने हुए हैं। केट हेल्वर्सन। समीक्षा करने के लिए, शिकायतें आपके खिलाफ 3 तरह से काम करती हैं। सबसे पहले, कोई भी आपकी बीमारी और आपकी समस्याओं के बारे में नकारात्मक समाचार नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करना आपके अपने दर्द और परेशानी को पुष्ट करता है। तो क्यों दर्दनाक, नकारात्मक यादों को दोहराते रहें। तीसरा, शिकायत करना अपने आप में कुछ भी हासिल नहीं करता है और आपको उन रचनात्मक कार्यों से विचलित करता है जो आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि 90% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते और अन्य 10% खुश हैं कि आपके पास वे हैं। गंभीरता से, हालांकि हम सभी अपनी शिकायत को कम कर सकते हैं। अब से आइए हम अपना और दूसरों का उपकार करें और अपनी बातचीत को उत्थानशील बनाएं। जो लोग बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते और जो सकारात्मक बोलते हैं, उनके आसपास रहने में खुशी होती है। उस समूह में शामिल होने का निर्णय लें ताकि जब लोग आपको आते हुए देखें तो उन्हें सड़क पार न करनी पड़े। भाग 3। स्वर्ग उनकी मदद करता है जो कार्य करते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आपको इसे अपने रास्ते पर लाना है, तो यह सब आपके रास्ते में आ जाएगा। बेनस्टीन। पाठ 9। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। एक दर्पण एक आदमी के चेहरे को दर्शाता है, लेकिन वह वास्तव में कैसा है यह उसके द्वारा चुने गए दोस्तों द्वारा दिखाया जाता है। दी लिविंग बाइबल, नीति वचन 27। हाई स्कूल में माइक ने अपने पड़ोस के लोगों के झुंड के साथ बहुत समय बिताया। माइक के अनुसार, ये लोग सामने के बरामदे पर बैठना और कारों को जाते देखना पसंद करते थे। उनका कोई लक्ष्य और कोई सपना नहीं था। वे हमेशा नकारात्मक रहते थे। जब भी माइक ने सुझाव दिया कि वे कुछ नया करें, तो दूसरे उसे हतोत्साहित करेंगे। यह बेवकूफ है या अच्छा नहीं है, उन्होंने उससे कहा। माइक बस उनके साथ चला गया ताकि वह समूह का हिस्सा बना रहे। जब माइक कॉलेज गया, तब भी वह कुछ नकारात्मक लोगों से मिला। लेकिन वे ऐसे लोगों से भी मिले जो सकारात्मक थे, जो सीखना चाहते थे, जो चीजें हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपना समय सकारात्मक लोगों के साथ बिताने का फैसला किया। लगभग तुरंत ही माइक अपने बारे में काफी बेहतर महसूस करने लगा। उन्होंने एक महान दृष्टिकोण विकसित किया। वह लक्ष्य निर्धारित करने लगा। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माइक अब अपनी सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चलाता है और उसका एक अद्भुत परिवार है। एक एक करके वह अपने द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। जब मैंने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्तों के साथ क्या हुआ, तो उसने मुझसे कहा, वे अभी भी उसी पड़ोस में रहते हैं। वे अभी भी नकारात्मक हैं और वे अभी भी अपने जीवन के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। माइक ने आगे कहा, अगर मैं उन लोगों के साथ घूमता रहा तो मैं कभी भी वहां नहीं रहूंगा जहां मैं अभी हूं। मैं अभी भी पिनबॉल खेलते हुए कोने पर होता। माइक की कहानी दूसरों के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक महान अनुस्मारक है। और फिर भी कभी कभी हमें कुछ खास लोगों के साथ रहने की आदत हो जाती है और हम परिणामों के बारे में नहीं सोचते। क्या आपने कभी स्वयं सिद्ध सुना है, मुझे बताओ कि तुम किसके साथ घूमते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो? उस सरल कथन में बहुत ज्ञान है। क्या आपने इस पर बहुत विचार किया है कि कैसे यह सिद्धांत आपके जीवन को ढालता और आकार देता रहा है? सोचिए कि आप कब बड़े हो रहे थे। क्या आपको याद है कि हमारे माता पिता इस बात को लेकर कितने चिंतित थे कि हमने किसके साथ समय बिताया? हमारे माता या पिता हमारे दोस्तों से मिलना चाहते थे और उनके बारे में सभी प्रकार के विवरण जानना चाहते थे। क्यों? हमारे माता पिता जानते थे कि हम अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित होंगे, कि हम उनकी कुछ आदतों को अपनाएंगे, और यह कि हम शायद वही करेंगे जो हमारे दोस्त कर रहे थे। हमारे माता पिता अच्छे कारण के लिए चिंतित थे। और मैं शर्त लगाता हूं कि यदि आपके बच्चे हैं,
तो आप उनके दोस्तों को करीब से देखें, क्योंकि इन युवाओं का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विषाक्त लोग और पोषण करने वाले लोग। आज के साहित्य में हम विषाक्त लोगों और पोषण करने वाले लोगों की शर्तों को देखते हैं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, जहरीले लोग वही होते हैं जो हमेशा नकारात्मक पर ध्यान देते हैं। शब्दकोश विषाक्त को जहरीला के रूप में परिभाषित करता है। जहरीले लोग लगातार अपना मौखिक जहर उगलते हैं। इसके विपरीत पोषण की शब्दकोश परिभाषा के विकास को बढ़ावा देना है। पौष्टिक लोग सकारात्मक और सहायक होते हैं। वे आपकी आत्माओं को उठाते हैं और आसपास रहने के लिए एक खुशी है। जहरीले लोग हमेशा आपको अपने स्तर पर नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे आप पर उन सभी चीजों से प्रहार करते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, और वे सभी चीजें जो असंभव हैं। वे आपको घटिया अर्थव्यवस्था, उनके जीवन की समस्याओं, आपके जीवन में जल्द ही आने वाली समस्याओं और भविष्य के लिए भयानक संभावनाओं के बारे में उदास बयानों से रोक देते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो वे अपने दर्द और पीड़ा के बारे में कुछ शब्दों में बता सकते हैं। जहरीले लोगों को सुनने के बाद आप खुद को बेसुध और थका हुआ महसूस करते हैं। प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन इन लोगों को ड्रीम किलर कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जैक कैनफील्ड उन्हें ऊर्जा पिशाच के रूप में वर्णित करते हैं, क्योंकि वे आप में से सभी सकारात्मक ऊर्जा को चूसते हैं। क्या आप कभी किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहे हैं और ऐसा महसूस किया है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से आपसे ऊर्जा ले रहा है? मुझे लगता है कि हम सभी को वह अनुभव कई बार हुआ है। एक बात निश्चित है, जहरीले लोगों के साथ समय बिताएं और उनके नकारात्मक संदेश आपको निराश करेंगे। दूसरी ओर, जब आप सकारात्मक, उत्साही और सहायक लोगों के आसपास होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप ऊर्जावान और प्रेरित हैं। सकारात्मक लोगों के बारे में वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा है जो एक कमरे को रोशन करती है। जब आप उनके आसपास होते हैं, तो आप उनका रवैया अपनाने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने लक्ष्यों का सख्ती से पीछा करने के लिए ताकत बढ़ा दी है। हम जो आसपास हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं, अनजान। जब मैं सकारात्मक लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे दोस्त जॉन लिसिच के दिमाग में तुरंत आता है। जब भी मैं जॉन के साथ बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। जॉन सबसे सकारात्मक व्यक्ति हैं जिनसे आप कभी भी मिल सकते हैं। मैं खुद को एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति के रूप में सोचना पसंद करता हूँ। 1-10 के पैमाने पर 10 सबसे सकारात्मक होने के साथ मैं शायद खुद को 9.5 दूंगा। मुझे जॉन लिसिच को 14 देना होगा। वह चार्ट से बाहर है। वह हमेशा सकारात्मक, हमेशा उत्साही रहता है, और वह हर उस व्यक्ति को जबरदस्त लिफ्ट देता है जो उसका रास्ता पार करता है। उनका रवैया लोगों को महानता के लिए प्रेरित करता है। क्या आप देख सकते हैं कि अगर आपके जीवन में जॉन जैसा दोस्त होता तो आपका रवैया कैसे बेहतर हो सकता था? रेडियो पर वे मूर्खतापूर्ण गाने, मुझे यकीन है कि यह आपके साथ कई बार हुआ है। आप रेडियो पर एक गीत सुनते हैं और आप अपने आप से कहते हैं, कितना हास्यास्पद गीत है। उस दिन बाद में आप फिर से वही गाना सुनते हैं। अगले दिन आप उस गीत को कुछ और बार सुनते हैं। जैसे ही गीत चार्ट पर चढ़ता है, आप इससे दूर नहीं हो सकते। आप इसे एक सप्ताह के लिए हर दिन कई बार सुनते हैं। तब कुछ अविश्वसनीय होता है। आप घर बैठे हैं और अचानक आप उस मूर्खतापूर्ण गीत को गुनगुनाने या गाने लगते हैं। अगर उसी क्षण मैं आपसे पूछूं कि आप गीत के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप मुझसे कहेंगे, यह भयानक है। फिर आप इसे धरती पर क्यों गा रहे हैं? हकीकत यह है कि जो कुछ भी आप बार बार सुनते हैं वह आपकी चेतना में सबसे आगे होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं, एक बार जब वह गीत कम लोकप्रिय हो जाता है और रेडियो पर उतनी बार नहीं बजाया जाता है, तो आप इसके बारे में सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसे अपने लिए गाते हैं। बहुत कम बार। यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक है। जो कुछ भी बार बार दोहराया जाता है, उस पर मन बसा रहता है। दुर्भाग्य से दिमाग हमारे लिए अच्छे संदेशों और हानिकारक संदेशों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यदि हम किसी बात को बार बार सुनते हैं, तो हम उस पर विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं और उस पर कार्य करते हैं। जिस तरह एक गीत को बार बार दोहराया जाता है, वह हमें उस गीत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, उसी तरह बार बार सफलता के बारे में विचार हमें सफलता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए यदि हम अपने दिमाग को सकारात्मक संदेशों से भरना सुनिश्चित करेंगे, तो हम और अधिक सकारात्मक होंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे। जितना अधिक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बेहतर होगा।
और हमें यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहाँ से मिल सकता है? खैर, एक तरीका है मोटिवेशनल किताबें पढ़ना। बधाई, क्योंकि आप अभी ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रेरक टिप सुन सकते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ बहुत समय बिता सकते हैं। स्मोकी की स्पंज थ्योरी। मैंने अपने दोस्त ग्लेन स्मोकी स्टोवर से सकारात्मक लोगों के साथ खुद को घेरने के दृष्टिकोण और महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा है। स्मोकी ने कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार गृह उद्योग में 45 साल तक बिक्री में काम किया। हालांकि यह एक उदास क्षेत्र की तरह लग सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्मोकी एक सकारात्मक डायनमो है। जब भी मैं स्मोकी के साथ फोन बंद करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्मोकी ने मुझे समझाया कि मनुष्य स्पंज की तरह हैं, हम अपने आसपास के लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उसे सोख लेते हैं। इसलिए, यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक है, तो हम नकारात्मक बातों को उछाल देते हैं और यह हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। बेशक, उल्टा भी सच है। जब हम सकारात्मक लोगों के आसपास घूमते हैं तो हम सकारात्मक को सोख लेते हैं। हम बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मैंने एक बार स्मोकी से पूछा था, यदि आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके मैं उस व्यक्ति से दूर हो जाता हूँ। मैं कुछ ऐसा कहूँगा, भगवान, आपको देखकर अच्छा लगा, चार्ली, और मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाता हूँ। फिर मैंने स्मोकी से पूछा, क्या आपका कभी कोई दोस्त है जो नकारात्मक था? बहुत लंबे समय के लिए नहीं, उन्होंने कहा। अच्छा लगा, स्मोकी। अपनी दोस्ती का मूल्यांकन करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप समय समय पर अपनी दोस्ती का मूल्यांकन करें, यहाँ तक उन लोगों को भी जिन्हें आपने कई सालों तक बनाए रखा है। मेरा विश्वास करो, यह कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग आपके समय पर कब्जा करते हैं, उनका आपके सबसे अमूल्य अधिकार आपके दिमाग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपके मित्र आपकी दृष्टि को बढ़ाएंगे या आपके सपनों को दबा देंगे अनजान। क्या आप अपने आप को नकारात्मक दोस्तों के साथ घेर रहे हैं और अपने खाली समय में उनके साथ बहुत समय बिता रहे हैं? यदि ऐसा है, तो मैं आपसे इन लोगों के साथ बहुत कम समय बिताने के बारे में सोचने के लिए कहने जा रहा हूं, या यहाँ तक कि उनके साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताने के बारे में। कठोर लगता है ना? आखिरकार, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप कुछ लंबे समय से चले आ रहे दोस्तों के साथ अपनी भागीदारी को सीमित करें या समाप्त करें। जब मैं अपने सेमिनारों में लोगों को यह बताता हूं, तो हमेशा कोई न कोई हाथ उठाएगा और मुझ पर ठंडे या लापरवाह होने का आरोप लगाएगा। दर्शकों का सदस्य आमतौर पर कहेगा, क्या हमें अपने नकारात्मक दोस्तों को डंप करने के बजाय उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ठीक है, आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और प्रत्येक स्थिति को अपने अनूठे तथ्यों के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। हालांकि, मैंने पाया है कि ज्यादातर मामलों में, इन नकारात्मक दोस्तों के साथ घूमना उनकी मदद नहीं करता है, और यह आपकी मदद भी नहीं करता है। हर कोई नीचे घसीटा जाता है क्योंकि अधिकांश नकारात्मक लोग बदलना नहीं चाहते हैं। वे बस यही चाहते हैं कि कोई उनकी व्यथा सुनाए। यदि आप नकारात्मक मित्रों के साथ समय बिताने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो अपने आप से पूछें, मैं इन लोगों के साथ रहने का चुनाव क्यों कर रहा हूँ? होशपूर्वक या अनजाने में, आप अपने आप को वापस पकड़ना चुन सकते हैं, जितना आप बनने में सक्षम हैं उससे कम होना। क्या आपके आसपास की चीजें आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं या वे आपको रोक रही हैं? डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। वैसे, मुझे लगता है कि किसी की नकारात्मकता को दूर करने में मदद करने की कोशिश करना अद्भुत है। लेकिन अगर आप कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे हैं, शायद यह आगे बढ़ने का समय है। मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करने दें। मैं यहाँ यह निर्णय नहीं ले रहा हूँ कि नकारात्मक लोग अन्य लोगों की तुलना में कम योग्य हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इसके परिणाम होंगे। क्या नतीजे सामने आए? आप जितना हो सकता है उससे कम खुश और कम सफल होंगे। जहरीले रिश्तेदार। अगर आपके जहरीले रिश्तेदार होते हैं तो आप क्या करते हैं? जाहिर है, यह एक मार्मिक मुद्दा है। मैं जो सुझाव देने जा रहा हूं वह यह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से मुंह न मोड़ें। पारिवारिक संबंध अनमोल हैं, और मुझे लगता है कि हमें सौहार्दपूर्ण पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। फिर भी, मेरा सुझाव है कि आप कुछ ऐसे नियंत्रण रखें जो आपके जहरीले रिश्तेदारों के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करें। आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं या उनके साथ बात करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ अपनी भागीदारी पर कुछ सीमाएं लगा रहे हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आपके कोई नकारात्मक रिश्तेदार हैं, तो मेरा सुझाव है कि यदि आप जानते हैं कि वे आपको नीचा दिखाने जा रहे हैं या आपके हर कदम की आलोचना करने जा रहे हैं, तो आप उन्हें हर दिन कई बार फोन पर कॉल करने के लिए अपने रास्ते से बाहर न जाएं। इससे भला और क्या हो सकता है। हम पर पर्याप्त नकारात्मकता की बमबारी हो जाती है, बस रेडियो या टीवी चालू करें या अखबार पढ़ें। क्या हमें अपने रिश्तेदारों को और भी नकारात्मक समाचार देने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ एक और सुझाव है जो समान रूप से अच्छी तरह से काम करेगा, चाहे आप किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हों। जब चर्चा एक नकारात्मक विषय पर जाती है, तो दूसरे व्यक्ति पर नकारात्मक होने का आरोप लगाने के प्रलोभन का विरोध करें। यह आमतौर पर चीजों को और भी खराब कर देगा। इसके बजाय बातचीत को धीरे धीरे अधिक सकारात्मक विषय पर स्थानांतरित करें। याद रखें कि मैं आपको अपने रिश्तेदारों को अस्वीकार करने या पारिवारिक समारोहों में शामिल होने से मना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह नकारात्मक रिश्तेदारों के साथ आपके संपर्कों को सीमित करने के बारे में है, ताकि आप उनके स्तर तक नीचे न आएं। कार्यस्थल में सकारात्मक लोग, लगभग हर संगठन में कुछ नकारात्मक लोग काम करते हैं, और कभी कभी आपको इन लोगों के साथ बातचीत और काम करना पड़ता है। लेकिन उदासी और कयामत के इन नबियों के साथ समय बिताने के लिए अपने रास्ते से बाहर मत जाओ। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर काम पर नकारात्मक लोगों के साथ दोपहर का भोजन करते हैं, तो उनके साथ दोपहर का भोजन करना बंद कर दें। वे केवल आपके दिमाग को नकारात्मकता से भर रहे हैं। यदि आप इन लोगों को अपना नकारात्मक कचरा अपने दिमाग में डालने की अनुमति देते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। बुरा होने या उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस जहरीले समूह से खुद को दूर करने का एक कूटनीतिक तरीका खोजने में सक्षम होना चाहिए। इसके बजाय कार्यभार संभालें। सक्रिय होना, अपने डेस्क पर खाने के लिए, एक क्लाइंट को लंच के लिए बाहर ले जाने के लिए, या कैफेटेरिया में एक अलग टेबल पर बैठने के लिए इसे एक बिंदु बनाएं। दोपहर के भोजन को सकारात्मक अनुभव बनाने के लिए आपको जो करना है वह करें। इसके बारे में कोई गलती मत करो। किसी भी संगठन में सकारात्मक लोगों का स्वागत किया जाता है, और नकारात्मक लोग उनकी उन्नति के अवसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नकारात्मक कार्यकर्ताओं की समस्या इतनी विकट हो गई है कि मुझे हाल ही में मेल में एक ब्रोशर मिला है जिसमें एक पूरे दिन के सेमिनार की घोषणा की गई है, जिसका शीर्षक है हाउ टू लीगली फायर एम्प्लॉयज विद एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। व्यापार समुदाय इस तथ्य के प्रति जाग रहा है कि जब कार्यस्थल में उत्पादकता की बात आती है, तो रवैया ही सब कुछ है। अच्छे दोस्त आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। डॉक्टर इरविन सरसोन। अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुनें। जैसा कि मैंने इस पाठ की शुरुआत में कहा था, मुझे बताएं कि आप किसके साथ घूमते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। यदि आप काम पर तरक्की या पदोन्नति पाने के बारे में गंभीर हैं, अपने खुद के व्यवसाय में सफल होते हैं, या खुद को एक इंसान के रूप में सुधारते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना शुरू करना होगा जो आपको अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आप पौष्टिक लोगों के साथ अपने जुड़ाव बढ़ाते हैं, आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आप एक अधिक सकारात्मक, उत्साहित व्यक्ति बन जाएंगे, जिस तरह के व्यक्ति दूसरों के आसपास रहना पसंद करते हैं। मुझे लगता था कि सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना और नकारात्मक लोगों के साथ जुड़ाव को सीमित करना महत्वपूर्ण था। अब मेरा मानना कि यदि आप एक उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले और एक खुशमिजाज व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है। इसलिए अपने आप को सकारात्मक, पौष्टिक लोगों से घेरें। वे आपको सफलता की सीढ़ी ऊपर उठाएंगे। पाठ 10। अपने डर का सामना करें और आगे बढ़ें। वही करो जिससे तुम डरते हो और भय की मृत्यु निश्चित है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। जब मैं दर्शकों के बीच प्रेरक वक्ता गिल ईगल्स को सुन रहा था, तो मुझे कम ही पता था कि एक वाक्य मेरे जीवन को बदलने वाला था। गिल ईगल्स ने उस दिन एक अद्भुत प्रस्तुति दी। उनके पास कहने के लिए कई कीमती चीजें थी, लेकिन एक पंक्ति थी, एक पूर्ण रत्न जो सबसे अलग थी। यहाँ उन्होंने कहा है, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको असहज होने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। और गिल पैसे पर सही था। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए आपको असहज होने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन चीजों को करने के लिए जिन्हें करने से आप डरते हैं। इस तरह आप अपनी क्षमता का विकास करते हैं। इतना आसान लगता है ना? और फिर भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब उन्हें एक भयावह स्थिति या नई कार्रवाई का सामना करना पड़ता है? मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के पहले 30 वर्षों में यही किया है।
और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको बता सकता हूँ कि यह एक हारने वाली रणनीति है। मुझे एक सफल व्यक्ति दिखाओ और मैं तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो अपने डर का सामना करता है और कार्रवाई करता है। हमारे डर की जांच। क्या आप कोई नई या चुनौतीपूर्ण गतिविधि करने से पहले कभी भयभीत या चिंतित हुए हैं? क्या उस डर ने कभी आपको कार्रवाई करने से रोका है? मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में कभी न कभी डर से पंगु हुए होंगे। मुझे पता है, मेरे पास है। यह मानव होने का बस एक हिस्सा है। बेशक हर व्यक्ति की डर की एक अलग सीमा होती है। एक व्यक्ति को मौत के लिए डराने वाली बात किसी और पर बहुत कम प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से बोलना या नया व्यवसाय शुरू करना डरावना होता है। अन्य लोग किसी से दिशा निर्देश या किसी तिथि के लिए पूछने के बारे में भयभीत हो सकते हैं। भले ही आप अपने डर को कितना भी तुच्छ या मूर्खतापूर्ण मानते हो, यह पाठ आप पर लागू होता है। जब मैं डर के बारे में बात करता हूँ, तो मैं उन शारीरिक जोखिमों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं या आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे कि अकापुल्को में चट्टानों से गोता लगाना या बंजी जंपिंग। मुझे उन चीजों से भी डर लगता है और उनमें से किसी को भी करने की मेरी कोई योजना नहीं है। मैं यहाँ जिन चुनौतियों के बारे में बात कर रहा हूँ, वे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के रास्ते में खड़ी हैं। ये चीजें हैं जो आपको डराती हैं, लेकिन जो आप जानते हैं कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आवश्यक हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। यह समझने के लिए है मैरी क्यूरी। कंफर्ट जोन। जब आप डर और चिंता से घिरे होते हैं, तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। आइए इस महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करने के लिए कुछ समय दें, और यह आपकी सफलता और आपकी क्षमता के विकास से कैसे संबंधित है। हम में से प्रत्येक के पास एक आराम क्षेत्र है, व्यवहार का एक क्षेत्र है जो हमें परिचित है और जहां हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आराम क्षेत्र को एक सर्कल के अंदर के रूप में सोचें। एक्स भयभीत, एक्स थोड़ा डरा हुआ। कंफर्ट जोन सर्कल के अंदर की गतिविधियां और स्थितियां गैर खतरनाक और परिचित हैं। वे नियमित हैं, आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, वे चीजें जो आप बिना पसीने के कर सकते हैं। इस श्रेणी में अपने दोस्तों या सहकर्मियों से बात करने या अपनी नौकरी पर दैनिक कागजी कार्रवाई भरने जैसे कार्य हैं। हालांकि आपको कभी कभी ऐसे अनुभवों या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो आपके आराम क्षेत्र से बाहर हैं। इन्हें ऊपर के चित्र में एक्सेस द्वारा दर्शाया गया है। सर्कल से एक्स जितना दूर होगा, आप उस गतिविधि में भाग लेने से उतना ही अधिक डरेंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर किसी चीज का सामना करते हैं, तो आप अचानक नर्वस महसूस करते हैं। आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं और आपका दिल तेज हो जाता है। आप आश्चर्य करने लगते हैं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या दूसरे मुझ पर हंसेंगे? मेरे दोस्त और रिश्तेदार क्या कहेंगे? जैसा कि आप ऊपर दिए गए आरेख को देखते हैं, एक्स आपके लिए क्या दर्शाता है? दूसरे शब्दों में, कौन सा डर आपको अपने जीवन में सफलता या पूर्ति के अगले स्तर तक पहुंचने से रोक रहा है? क्या यह नई संभावनाओं के निकट आने का डर है? क्या यह करियर बदलने से डरता है? क्या यह नए कौशल सीखने से डरता है? क्या यह स्कूल वापस जाने का डर है? क्या यह दूसरे लोगों को यह बताने से डरता है कि आपके मन में क्या है? क्या यह सार्वजनिक बोलने से डरता है? जो कुछ भी एक्स आपके लिए प्रतिनिधित्व करता है, बस ईमानदार रहें और इसे स्वीकार करें। मेरा अनुमान है कि हजारों नहीं तो लाखों लोगों में वही डर है जो आपको है। वास्तव में, आइए अधिक विस्तार से देखें कि अधिकांश लोग किससे डरते हैं। सबसे आम डर अपनी कई प्रस्तुतियों के दौरान, मैं दर्शकों के सदस्यों को इंडेक्स कार्ड वितरित करता हूं और उनसे गुमनाम रूप से उन आशंकाओं को लिखने के लिए कहता हूं जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के रास्ते में आ रही हैं। फिर, मैं कार्ड एकत्र करता हूं और उन्हें जोर से पढ़ता हूं। आपको क्या लगता है कि लोग उन इंडेक्स कार्डों पर क्या लिखते हैं? अधिकांश दर्शकों में, पेशे या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, वही उत्तर बार बार आते हैं। यहाँ कुछ सबसे आम डर हैं जिनकी वे पहचान करते हैं। 1. सार्वजनिक बोलना या प्रस्तुतियां देना। वस्तुतः हर समूह में, यह एक डर है। अधिकांश लोग लोगों के समूह के सामने बोलने से डरते हैं। 2. नहीं शब्द सुनना या उनके विचारों को खारिज करना। यह प्रतिक्रिया सेल्सपर्सन के बीच बहुत आम है, खासकर वे जो कोल्ड कॉल करते हैं। 3. नौकरी बदलना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। इन वर्षों में, मैंने देखा है कि अधिक से अधिक लोग इस डर को सूचीबद्ध कर रहे हैं। आज हमारे पास कॉर्पोरेट अमेरिका में बहुत से दुखी कर्मचारी हैं, और वे अधिक संतोषजनक कार्य वातावरण के लिए तरस रहे हैं।
लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी करने से डरते हैं। 4. प्रबंधकों या कार्यकारी अधिकारियों को नकारात्मक समाचार बताना जो प्रबंधक या अधिकारी सुनना नहीं चाहते। यह स्वव्याख्यात्मक है। 5. उच्च प्रबंधन में लोगों से बात करना। कई प्रवेश स्तर के कर्मचारी और यहाँ तक प्रबंधक भी कंपनी में अधिकारियों से बात करने से डरते हैं। वे अपने संगठन के अध्यक्ष या सीईओ के साथ छोटी सी बात करने से भी हिचकिचाते हैं, इस डर से कि वे कुछ मूर्खतापूर्ण कह देंगे या मूर्ख दिखाई देंगे। 6. असफलता का डर। जो लोग इस डर से कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे कि यह काम नहीं करेगा। पाठ 11 में हम इस मुद्दे से और गहराई से निपटेंगे। ठीक है, क्या आप इस सूची के किसी भी डर से हैरान हैं? क्या आपके पास अब उनमें से कोई है, या क्या आपने उन्हें अतीत में लिया है? सच तो यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी न कभी इन आशंकाओं का अनुभव करते हैं। और अगर आपको कुछ डर हैं जो इस सूची में नहीं है, तो इसके बारे में चिंता न करें। आप अपने किसी भी डर से ज़्यादा मजबूत हैं, और आप उन्हें दूर कर सकते हैं। अपने डर से पीछे हटने का लाभ। जब एक चिंता पैदा करने वाली घटना का सामना करना पड़ता है, तो अधिकांश लोग डर और चिंता से बचने के लिए पीछे हट जाएंगे। मैं यही करता था। आप देखते हैं, पीछे हटने से उस डर और चिंता से राहत मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप यदि आप गतिविधि का पालन करते। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे आपकी कंपनी के भीतर एक प्रस्तुति देने के लिए कहता है और आप मना कर देते हैं, तो आप अपने आप को उन रातों की नींद हराम कर देते हैं जिनके बारे में आपको चिंता होती। वास्तव में, मैंने पाया है कि पीछे हटने से आपको केवल यही लाभ मिलता है, चिंता का एक क्षणिक परिहार। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। क्या आप कोई अन्य लाभ सूचीबद्ध कर सकते हैं जो लोगों को तब मिलता है जब वे अपने डर का सामना करने से इनकार करते हैं? मैंने हजारों लोगों से यह सवाल पूछा है, और कोई भी अतिरिक्त लाभ के साथ नहीं आ पाया है। अच्छे कारण के लिए कोई नहीं है। आप जिस कीमत का भुगतान करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस कीमत पर गंभीरता से विचार करें जो आप भुगतान करते हैं जब आप उन डरों से दूर हो जाते हैं जो आपके विकास के रास्ते में खड़े हैं। यहाँ क्या होता है, आपका आत्मसम्मान कम हो गया है। आप शक्तिहीन और निराश महसूस करते हैं। आप अपनी सफलता को तोड़फोड़ करते हैं। आप एक असमान, उबाऊ जीवन जीते हैं। क्या यह डर और चिंता से अल्पकालिक बचने के लिए भुगतान करने लायक कीमत है? हम में से अधिकांश वास्तव में इस महंगी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, बस अस्थायी असुविधा और दूसरों से संभावित उपहास से बचने के लिए। मेरा विश्वास करो दोस्तों, यह पागल है। लंबे समय में पीछे हटना आपकी समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जब तक आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप कभी भी अत्यधिक सफल नहीं होंगे या अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे। मेरी हाई स्कूल रणनीति। जब मैं हाई स्कूल में था, मैं बहुत शर्मीला था और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करता था। लेकिन जब किसी से डेट के लिए पूछने की बात आई तो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं किया गया। यदि आप अभी मुझे देख रहे थे, तो आप शायद सोच रहे होंगे, वह दिखने में बुरा नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से टॉम क्रूज नहीं है। मेरी रणनीति वास्तव में काफी सरल थी। मैंने कभी किसी को डेट पर जाने के लिए नहीं कहा। आप देखिए, मैं किसी को भी मुझे अस्वीकार नहीं करने देने वाला था। और मैंने क्या हासिल किया? मुझे अपने बारे में भयानक लगा। मुझे पता था कि मैं मिटा दिया था। मैंने शक्तिहीन महसूस किया, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे पास पूर्ण सामाजिक कैलेंडर नहीं था। मैं अपनी सफलता को तोड़ रहा था। क्योंकि मैंने अपने डर का सामना करने से इनकार कर दिया, मैं बैकग्राउंड में रहा, जबकि मेरे ज्यादातर दोस्त और सहपाठी डेट पर गए। आपको क्या लगता है कि इसने मुझे कैसा महसूस कराया? बहुत घटिया, जैसा आप उम्मीद करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं, मेरे जीवन के उस दौर में मेरे पास कुछ तारीखें थीं, लेकिन केवल तभी जब अन्य लोगों ने उन्हें व्यवस्थित किया। मैं किसी को भी मुझे नहीं कहने की अनुमति नहीं देने वाला था। वास्तव में मैं अपने आप को नहीं कह रहा था। जो धन खोता है वह बहुत कुछ खोता है, जो मित्र को खोता है वह अधिक खोता है, लेकिन जो हिम्मत हारता है वह सब खो देता है। मिगुएल डे सर्वेंटेस। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे डर से पीछे हटने की मेरी रणनीति ने मेरे खिलाफ कैसे काम किया? अब यह सच है कि अगर मैंने कुछ लोगों से हाई स्कूल में डेट के लिए कहा होता, तो उनमें से कुछ ने नहीं कहा होता। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? मैं मरा नहीं होता। मैं किसी अन्य व्यक्ति से और किसी अन्य से पूछ सकता था और अंततः मुझे हाँ मिल जाता। यह कॉलेज तक नहीं था कि मैंने अस्वीकृति के इस डर का सामना करने के लिए कुछ बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया।
धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और लॉ स्कूल में मुझे डोलोरेस से मिलने का सौभाग्य मिला और हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। एक नया जीवन। मैं वास्तव में आपसे अलग नहीं हूँ। मेरे पास मेरा डर है, जैसा तुम करते हो। और जब मैं अपने जीवन के पहले 30 वर्षों को देखता हूँ, तो आप जानते हैं कि मैं क्या देखता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जिसने एक वकील के रूप में कुछ हद तक सफलता हासिल की है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी देखता हूँ जो शर्मीला, असुरक्षित, डरा हुआ और आत्म जागरूक था। क्या यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो एक प्रेरक वक्ता है? जिस चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसमें लाखों गुना सुधार किया, वह यह है कि मैंने अपने डर का सामना करना और कार्रवाई करना सीखा। मैंने वर्षों की निराशा और निराशा के बाद महसूस किया कि मेरे डर से छिपने से मुझे कहीं नहीं मिल रहा था और यह मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। बेशक, अगर मैंने पहले सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं किया होता तो मैं अपने डर का सामना नहीं करता। एक कर सकते हैं रवैये ने मुझे कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धक्का प्रदान किया। जब आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप में डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस होता है। एक महान दृष्टिकोण के साथ, मैंने जीवन में भागीदार बनने और अपनी क्षमता का पता लगाने का फैसला किया, भले ही मैं डर गया था। मैंने शुरू से ही अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया था और मेरे लिए हर तरह की संभावनाएं खुल गईं। क्या आप सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने डर का सामना करने के इच्छुक होने पर आपको मिलने वाले अविश्वसनीय पुरस्कारों को देखना शुरू कर रहे हैं? स्थिति को फिर से फ्रेम करें। यदि मैं आपको बिना किसी डर या चिंता के असहज परिस्थितियों का सामना करने का एक तरीका दे सकता हूं, तो आप खुश और हमेशा के लिए आभारी होंगे, है ना? क्षमा करें, लेकिन ऐसा कोई जादुई समाधान नहीं है। मैं जादू की छड़ी नहीं लहरा सकता और आपके डर को दूर नहीं कर सकता। फिर आप उन चीजों को करने का साहस कैसे जुटा सकते हैं जिनसे आप डरते हैं, लेकिन जो आपकी सफलता और विकास के लिए आवश्यक हैं? अगली बार जब आप किसी डरावनी स्थिति का सामना करें, तो मेरा सुझाव है कि आप एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं। ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं, मैं यह अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा और दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं या मुझे अस्वीकार कर सकते हैं। वे इस बात को लेकर अटक जाते हैं कि वे कितना अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन चिंताओं के कारण वे पीछे हटने का फैसला करते हैं, जबकि आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अंदर जाना चाहिए और जहां तक हो, पहले से तैयारी करनी चाहिए। परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता न करें। जब आप कदम उठाते हैं और वह काम करते हैं जिससे आप डरते हैं, तो अपने आप को तत्काल विजेता मानें। सही बात है, आप केवल अखाड़े में प्रवेश करके और परिणाम की परवाह किए बिना भाग लेकर विजेता हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, लेकिन आप अपने डर का सामना करते हैं और वैसे भी करते हैं। जिस क्षण आप उठते हैं और दर्शकों के सामने बोलते हैं, आप विजेता होते हैं। आपके घुटने कांप रहे होंगे और आपकी आवाज कांप रही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने डर का सामना किया और चुनौती स्वीकार की। बधाई क्रम में है। संभावित परिणाम यह होगा कि आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और आप आनंदित महसूस करेंगे। आपके पहले प्रयास में आपको दुनिया के बेहतरीन वक्ता के रूप में सम्मानित नहीं किया जाएगा। तो क्या, चलो सामना करते हैं। आप अपनी पहली प्रस्तुति के दौरान एक कुशल वक्ता होने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या आप अपने पहले गेम के बाद एक महान टेनिस खिलाड़ी थे, या एक महान तैराक जब आपने पहली बार पानी में प्रवेश किया था? किसी भी कौशल को विकसित करने में समय लगता है। मुझे अपना पहला मोटिवेशनल स्पीच याद है। वह 1988 में था और मेरे प्रदर्शन के बारे में घर पर लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने रियल एस्टेट सेल्सपर्सन के एक समूह को मुफ्त में बात की और मैं आपको बता दूं, मैं डर गया था। मैं अपने नोट्स से अपनी आंखें नहीं हटा सका। सौभाग्य से मेरी प्रस्तुति की सामग्री बहुत ठोस थी और दर्शकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इससे पहले कि मैं खुद को एक अच्छा वक्ता कह पाता, मुझे अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। दूसरी प्रस्तुति पर मैं थोड़ा बेहतर था और जब मैंने 5 या इससे अधिक प्रस्तुतियां दी, तो मैंने अपने नोट्स पर कम और कम भरोसा करना शुरू कर दिया और दर्शकों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। अब 11 साल बाद मैं एक पेशेवर वक्ता हूं, जो पूरे संयुक्त राज्य में हर साल हजारों लोगों से बात करता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब एक डरे हुए आदमी के साथ शुरू हुआ था, जिसने 1988 में एक बहुत ही अप्रभावी बात की थी।
उसने अपने सपने का पालन किया। मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूँ जो आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसका नाम डॉटी बर्मन है और 32 साल तक डॉटी न्यूयॉर्क में हाई स्कूल की अंग्रेजी की शिक्षिका थी। फिर भी 10 साल की उम्र से वह शो बिजनेस में जाना चाहती थी। उन्होंने इसे करियर के रूप में कभी गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय नियमित तनख्वाह और लाभों के साथ शिक्षण की सुरक्षा को चुना। भय के कारागार से बचने का एकमात्र उपाय कर्म है, जुटाए। एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए डॉटी ने गीत लिखना और उनका प्रदर्शन करना शुरू किया। यह सिर्फ एक शौक था, लेकिन इसने उसके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के दशक के अंत में डॉटी ने एक निर्णय लिया। वह शिक्षण से संन्यास ले लेंगी और एक कलाकार के रूप में एक नया करियर बनाएंगी। 1988 की गर्मियों में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तब आतंक ने वास्तव में उसे मारा। वह अज्ञात में जाने से इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और वापस पढ़ाने चली गई। लेकिन डॉटी के अंदर कुछ उसके सपने को मरने नहीं देगा। 6 महीने बाद 1989 की जनवरी में उसने अपने डर का सामना किया और सेवानिवृत्त हो गई। उस समय डॉटी अपने 50 के दशक में थी। 1992 में डॉटी ने अपना एक महिला संगीत शो विकसित और प्रदर्शित किया। यह शो बिजनेस में जाने के लिए एक सुरक्षित शिक्षण नौकरी छोड़ने के डर पर आधारित था। और 1998 के वसंत में डॉटी ने, अब 60 के दशक में, अपनी अद्भुत सीडी आई एम इन लव विद माई कंप्यूटर मजाकिया प्रेरणादायक गीतों का एक संग्रह जारी किया। उसने न्यूयॉर्क शहर के एक कैबरे में एक संगीतमय प्रदर्शन में भी इन गीतों का प्रदर्शन किया और सिनेमाघरों और कैबरे में मूल गीतों और कहानियों के अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना जारी रखा। साथ ही साथ पूरे देश में संगठनों के लिए भी। डॉटी यह स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि उनका करियर संक्रमण, चुनौतियों और असफलताओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या यह इसके लायक है? डॉटी के अनुसार, मैं अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहा। ब्रावो डॉटी, आपके डर का सामना करने के लिए और हमें अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए। जस्ट डू इट। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कुछ सरल सलाह दी जिसका यदि पालन किया जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। उसने कहा, वह काम करो जिससे तुम डरते हो और भय की मृत्यु निश्चित है। मुझे पता है कि यह सलाह अच्छी समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग कार्रवाई करने से बहुत डरते हैं। मेरे पहले के शब्दों को याद रखें कि आप जिस भारी कीमत पर अपने डर पर हावी हैं, उसके बारे में। अपने डर से भागना एक हारने की रणनीति है, जेफ केलर। अंत में, अपने डर से भागना एक हारने की रणनीति है। यह आपको केवल निराशा और दुख ही लाएगा। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ, कुछ डर होने में कुछ भी गलत नहीं है। सफल लोगों में डर होता है। अंतर यह है कि सफल लोग डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, मैं इसे प्रदान करूंगा। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो आप हमेशा अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। पिछले 14 वर्षों में मुझे संयुक्त राज्य भर में और विदेशों में यात्रा करने और हजारों लोगों के साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पूरे समय के दौरान मैं एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिसने अपने डर का सामना किया, कार्रवाई की और बाद में पछताया। एक भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो मुझे बताते हैं कि उन्हें अपने डर से पीछे हटने और अपने सपनों को मरने देने का कितना अफसोस है। जैसा कि मेरे दोस्त बक हेजेज अक्सर कहते हैं, उन लोगों में से एक मत बनो जो अपने पछतावे को अपने सपनों की जगह लेने देते हैं। इसलिए अपने आप को स्ट्रेच करें, अपने डर का सामना करें और अपने कंफर्ट जोन का विस्तार करने के लिए तैयार रहें। किसी भी अन्य पेशी की तरह ही साहस पेशी को विकसित किया जा सकता है, व्यायाम के साथ। और जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर कई बार कोई गतिविधि करते हैं, तो आप जानते हैं कि क्या होता है। वही गतिविधि आपके आराम क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है। जब आप अपने आराम क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक हों तो एक और बोनस है। जब आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में डर से आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो आप अन्य क्षेत्रों में भी आत्मविश्वास विकसित करेंगे। यह सच है। जैसे जैसे मैं एक वक्ता के रूप में अधिक सहज होता गया, मैं एक बेहतर सेल्समैन भी बन गया। एक बेहतर व्यवसाय, एक बेहतर श्रोता। सूची और आगे बढ़ती जाती है। आप जो चाहें उसके चारों ओर नृत्य करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप असहज होने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता है जो खुद को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने से मना करते हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को जीतने की स्थिति में रखें, और इसका मतलब है कि डर के बावजूद कार्रवाई करना। अपने डर का सामना करें, और आप अपनी क्षमता को विकसित करने और रोमांचक पूर्ण जीवन जीने की राह पर हैं जिसके आप हकदार हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिसका आपको कभी पछतावा नहीं होगा। पाठ 11। वहां से बाहर निकलो और असफल हो जाओ। असफलता केवल अधिक समझदारी से फिर से शुरू करने का अवसर है। हेनरी फोर्ड। वह 26 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान नहीं कर सकी। वह काम की तलाश में 25 बार घूमी। उसे 18 बार निकाल दिया गया था। $22,000 का वार्षिक वेतन अर्जित करने से पहले उसने 26 साल तक काम किया। वह कभी कभी खाने के टिकटों पर रहती थी और अपनी कार में सोती थी। आप शायद सोच रहे हैं, यदि यह सफलता के बारे में एक किताब है, तो आप एक ऐसी महिला के बारे में और क्यों चिल्ला रहे हैं जिसने इतनी सारी असफलताएं प्राप्त की हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। ऊपर वर्णित विफलता प्रसिद्ध टीवी टॉक शो होस्ट सैली जेसी राफेल है। आप देखिए, अपने तमाम झटकों के बावजूद उसने प्रसारण में करियर बनाने के अपने बचपन के सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह असफल होने के लिए तैयार थी, और असफल होने तक, जब तक वह सफल नहीं हो जाती। सैली जेसी राफेल ने लाखों डॉलर कमाए हैं और एक लंबे और सफल टीवी करियर का आनंद लिया है। सब इसलिए क्योंकि उसने वर्षों की असफलताओं के बावजूद एक महान रवैया रखा। द बिगिनिंग में यह कैसे है कि सैली जेसी राफेल जैसा कोई व्यक्ति 26 साल की असफलता को सह सकता है और आगे बढ़ सकता है। यदि आप अपने स्वयं के बचपन को देखें, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आपने भी बार बार असफलताओं का सामना करने के लिए जबरदस्त लचीलापन दिखाया है। याद है जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, आपने शायद प्रशिक्षण पहियों से शुरुआत की थी। आखिरकार जब इन बैसाखियों को हटा दिया गया, तो अपना संतुलन बनाए रखना और मुश्किल हो गया। आपने सीधे रहने के लिए संघर्ष किया, शायद कुछ बार गिरकर भी अपने आप को कुरेदने लगे। आप विफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सबक सीख रहे थे। जैसा कि आपने अभ्यास किया, यह संभव है कि आपके माता पिता में से कोई आपके पास निर्देश चिल्लाते हुए, आपको प्रोत्साहित करते हुए और संतुलन खोते ही आपको पकड़ ले। आप डरे हुए थे, लेकिन उत्साहित थे। आप उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आप सफल होंगे, जब आप अंत में अपने दम पर मुफ्त सवारी करेंगे। तो आप इसे हर दिन करते रहे, और अंततः बाइक चलाने के कौशल में महारत हासिल कर ली। अपनी बाइक चलाना सीखने में आपकी अंतिम सफलता में किसका योगदान रहा? खैर, दृढ़ता और सरासर दोहराव, निश्चित रूप से। आप इससे चिपके रहने वाले थे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। इससे यह भी मदद मिली कि आप जो हासिल करने के लिए तैयार थे, उसके बारे में आप उत्साहित थे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शायद ही इंतजार कर सकें। और अंत में, आइए सकारात्मक प्रोत्साहन के प्रभाव को कम करके न आंकें। आप हमेशा से जानते थे कि आपके माता पिता आपके कोने में हैं, आपकी सफलता के लिए आपका समर्थन करते हैं। अपनी बाइक चलाना सीखने के 6 साल के बच्चे के रूप में, आप आशावादी थे, रोमांचित थे, और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक थे। आप फिर से कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आप जानते थे कि आप अंततः इसमें महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। कल और आज अब आइए जांच करें कि अधिकांश वयस्क नए कौशल के विकास के लिए कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। क्या आप कहेंगे कि वे आशावादी हैं, रोमांचित हैं, और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक हैं? हम दोनों जानते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। आइए मान लें कि हमने वयस्कों के एक समूह को एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखने या कंपनी में किसी अन्य स्थान पर स्विच करने के लिए कहा है। अधिकांश कैसे प्रतिक्रिया देंगे? वे इससे बचने की कोशिश करेंगे, वे शिकायत करेंगे, वे बहाने बनाते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होगा, वे डरते होंगे। जीवन शक्ति और रोमांच की भावना से भरपूर उस 6 साल के बच्चे का क्या हुआ? वह बच्चा कुछ नया सीखने के लिए कराहते हुए एक वयस्क में कैसे बदल गया? वयस्कों के रूप में, हम में से अधिकांश दूसरों की राय के बारे में बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं, अक्सर झिझकते हैं क्योंकि लोग हम पर हंस सकते हैं या हमारी आलोचना कर सकते हैं। 6 साल की उम्र में, हम जानते थे कि हमें बाइक से गिरना होगा और एक नया कौशल सीखने के लिए वापस जाना होगा। बाइक से गिरना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के एक अनिवार्य हिस्से के बजाय एक बुरी चीज के रूप में गिरने को समझने लगे। जैसा कि मैंने पाठ 10 में बताया, कुछ नया करने की कोशिश करना असहज हो सकता है, शायद डरावना भी।
लेकिन अगर आप लक्ष्य से अपनी आंखें हटाते हैं और इसके बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, तो आप अपने आप को एक गंभीर नुकसान कर रहे हैं। एक नया कौशल विकसित करने या एक सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको वहां पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है उसे करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, भले ही इसका मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया या आपके चेहरे पर गिरना हो। सफल लोगों ने सफलता के अपने रास्ते को असफल करना सीख लिया है। हालांकि वे विशेष रूप से अपनी विफलताओं का आनंद नहीं ले सकते हैं, वे उन्हें जीत के मार्ग के एक आवश्यक हिस्से के रूप में पहचानते हैं। आखिरकार, किसी भी कौशल में कुशल बनने के लिए समय, प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। और चाहे जो भी कठिनाइयां हों, उसके लिए दृढ़ रहने की इच्छा। सफलता बिना उत्साह की हानि के असफलता से असफलता की ओर जा रही है। विंस्टन चर्चिल। इन विफलताओं से लाखों डॉलर मिलते हैं। एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी का उदाहरण लें। जैसा कि आज है, जिस खिलाड़ी को 10 प्रयासों में सिर्फ 3 हिट मिलती है, वह अपने पेशे में शीर्ष पर है, जिससे वह सालाना कई मिलियन डॉलर कमाता है। यह 70% विफलता दर है। और जब वह स्ट्राइक करेंगे तो प्रशंसक निस्संदेह उन्हें ताना मारेंगे। और बेसबॉल की बात करें तो सेंट लुइस कार्डिनल्स के मार्क मैकग्वायर को 1998 सीजन के दौरान 70 घरेलू रन बनाते हुए देखना कितना रोमांचकारी था। वह इतना रोमांचक खिलाड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्क मैकग्वायर ने 1998 में 155 बार आउट किया था? और अपने करियर के लिए मैकग्वायर ने 457 घरेलू रन बनाए हैं, फिर भी उन्होंने 1259 बार प्रहार किया है। यह घरेलू रन के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। जब मैं आपसे अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम पूछने के लिए कहता हूं, तो आपके दिमाग में कौन आता है? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप में से कई लोगों ने तुरंत माइकल जॉर्डन के बारे में सोचा। उसे मेरा वोट मिलता है। मैं आपके साथ यह आंकड़ा साझा करता हूं, माइकल जॉर्डन का करियर शूटिंग प्रतिशत 50% है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने करियर में जितने शॉट लिए, उनमें से आधे विफल थे। एक व्यक्ति जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है, वह है किसी को बनाने से डरना। एल्बर्ट हबर्ड। बेशक, यह सिद्धांत खेल तक ही सीमित नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि शो बिजनेस स्टार और मीडिया हस्तियां असफलता के लिए अजनबी नहीं हैं। कई अभिनेता 10 या 15 साल का निवेश करते हैं, अपने करियर को लॉन्च करने वाले हिस्से में उतरने से पहले सैकड़ों अस्वीकृति को सहन करते हैं। और फिर, कुछ हद तक सफलता हासिल करने के बाद भी, वे अभी भी कभी कभार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप अनुभव करते हैं। जिस रात उन्होंने कॉलेज से स्नातक किया, जेरी सीनफेल्ड ने अपना पहला कॉमेडी टमटम किया। यह न्यूयॉर्क शहर के एक कॉमेडी क्लब में था। उसने बमबारी की। जब उस शाम का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो सीनफेल्ड ने कहा, यह बहुत भयानक था। यह एक भयानक डूबने वाला एहसास था। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वह रात में अपना स्टैंड अप रूटीन निभाते रहे। उनके पास 5 बहुत कठिन वर्ष थे। और फिर उन्हें 1981 में जॉनी कार्सन के साथ द टुनाइट शो में आने के लिए आमंत्रित किया गया। वह एक बड़ी हिट थी और एक अविश्वसनीय रूप से सफल करियर के रास्ते पर। संक्षेप में, इन सभी व्यक्तियों को यह एहसास होता है कि सफलता काफी हद तक दृढ़ता की बात है। यानी अगर आप प्रयास करते रहें, खुद का विकास करते रहें और रास्ते में समायोजन करते रहें, तो आप सफल होने वाले हैं। आपको बस पर्याप्त चमगादड़ प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर्याप्त ऑडिशन पर जाएं, पर्याप्त संभावित ग्राहकों से मिलें। असफलता से निडर मैं आपको उन 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने एक किताब लिखी जिसमें प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह था। उन्हें लगा कि एक प्रकाशक के साथ सौदा करने में करीब 3 महीने लगेंगे। उन्होंने जिस पहले प्रकाशक से संपर्क किया, उसने कहा नहीं। दूसरे प्रकाशक ने कहा नहीं। तीसरे प्रकाशक ने कहा नहीं। अगले 30 प्रकाशकों ने कहा नहीं। 3 वर्षों की अवधि में 33 स्वीकृतियों का संग्रह करने के बाद, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पुस्तक दूसरे प्रकाशक को सौंप दी। 34वें प्रकाशक ने कहा हाँ। और वह एक हाँ 33 विफलताओं के बाद जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हेंसिन द्वारा लिखित और संकलित चिकन सूप फॉर द सोल की शानदार सफलता का शुभारंभ किया। अगर आप पिछले 5 सालों में किताबों की दुकान में रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आपने वह किताब देखी होगी। एक अच्छा मौका है कि आपने चिकन सूप श्रृंखला में से एक किताब पढ़ी है। चिकन सूप फॉर द सोल श्रृंखला की 30 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। सभी क्योंकि जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हेंसिन के पास बार बार असफल होने का दृढ़ संकल्प था। और जब तक वे सफल नहीं हो जाते तब तक चलते रहेंगे।
33 विफलताओं के माध्यम से जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हेंसन ने क्या कायम रखा? उनका रवैया। यदि इन लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक होता तो वे पहली या दूसरी अस्वीकृति के बाद, सोने के एक बर्तन को खोने के बाद हार मान लेते। लेकिन उनका नजरिया सकारात्मक और उत्साहित रहा। असफलता के बाद एक अच्छा रवैया क्या लायक है? उनके मामले में लगभग 1 करोड़ रुपए, और गिनती अभी बाकी है। नो ओवरनाइट सक्सेस किसी ऐसे व्यक्ति का एक और उदाहरण जिसने वर्षों तक असफलता का सामना किया, वह है अभूतपूर्व रूप से सफल रेडियो होस्ट रश लिम्बर्ग। सालों तक रश लिम्बर्ग ने कम वेतन वाली नौकरियों में काम किया और सफलता हासिल करने से पहले उनका उपहास किया गया। 12 साल तक रेडियो में धमाल मचाने के बाद उन्हें व्यवसाय से बाहर निकलने का आग्रह किया गया। 1979 में उन्होंने रेडियो उद्योग छोड़ दिया और बिक्री की नौकरी में 5 दुखी साल बिताए, जिसके लिए वह उपयुक्त नहीं थे। 1983 में वह रेडियो पर लौट आए और बाकी, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास है। इसलिए जब आप इसके लिए सही हो जाते हैं तो विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल परिणाम होते हैं। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप लाइन के अंत तक पहुंच गए हैं और सफलता संभव नहीं है। केवल तभी सफलता असंभव है जब आप छोड़ देते हैं। छोड़ना अंतिम है, लेकिन निरंतर प्रयास, प्रतिबद्धता और परिश्रम से सफलता में बदला जा सकता है। ऐसा लगता है कि सफलता काफी हद तक दूसरों के जाने के बाद लटकने की बात है। विलियम फेदर। कभी हार मत मानो। 1990 के दशक की शुरुआत में एक मिडवेस्टर्न कंपनी के मालिक ने मेरे बोलने के कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे उत्पादों और प्रकाशनों के बारे में पूछताछ करने के लिए हमारे कार्यालय को फोन किया। मैंने उनसे फोन पर बात की और तुरंत कुछ जानकारी भेजी। जब हमने फॉलो अप के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में सोच रहे थे और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। शुरुआत में हम हर हफ्ते फोन करते थे, कोई बिक्री नहीं। फिर हमने महीने में एक बार फोन किया, कोई बिक्री नहीं। कुछ सालों तक हम इस सज्जन को बुलाते रहे। हम उसे त्रैमासिक समाचार पत्र और फ्लायर्स भेजते रहे, और इसके लिए हमें बस एक के बाद एक असफलता दिखानी थी। लेकिन 1998 के वसंत में उनकी कंपनी के एक प्रतिनिधि ने हमारे कार्यालय को फोन किया और मुझे उनकी एक बिक्री बैठक में एक प्रेरक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए काम पर रखा गया था। जब मैं व्यक्तिगत रूप से मालिक से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपकी दृढ़ता से प्रभावित था। आपके ऑफिस से कोई मुझे सालों तक फोन करता रहा और हार नहीं मानी। निश्चित रूप से हमने वर्षों की असफलता को झेला है, लेकिन यह सब इसके लायक था जब हमने वह बिक्री की। मुख्य प्रश्न, यदि आपको वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं या असफलताओं से निराश हो गए हैं तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें। 1. क्या मेरे पास एक अवास्तविक समय सारिणी है? हो सकता है कि आप कदम छोड़ें और तुरंत बड़े पैमाने पर सफल होने की उम्मीद करें। सफलता आमतौर पर एक बार में एक कदम चढ़ने से ही मिलती है, और आप हमेशा नहीं जानते कि अगले स्तर तक आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा। इसलिए अपने साथ धैर्य रखें और अपनी प्रगति की तुलना किसी और के साथ करने के प्रलोभन का विरोध करें। आप कुछ की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेंगे, दूसरों की तुलना में धीमे। एक अच्छा रवैया बनाए रखें, कार्रवाई करें, समायोजन करें, और परिणाम आएंगे। 2. क्या मैं सचमुच प्रतिबद्ध हूँ? क्या आप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है? यह आवश्यक है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए तैयार रहें और अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले आप हार मानने के किसी भी विचार को छोड़ दें। बेशक जब आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो प्रतिबद्ध होना बहुत आसान होता है। इसलिए उन लक्ष्यों का पीछा करें जिनके बारे में आप भावुक हैं और छोड़ने का कोई विचार नहीं रखते हैं। 3. क्या मुझ पर बहुत अधिक हतोत्साहित करने वाले प्रभाव हैं? असफल परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने आप को ऐसे लोगों से घेरने की जरूरत है जो हमारा समर्थन करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ घूमते हैं जो अत्यधिक आलोचनात्मक हैं या जो अपने जीवन में बहुत कम कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा और उत्साह समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको सफलता की ओर प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तियों का एक नेटवर्क विकसित करें। 4. क्या मैं सफल होने की तैयारी कर रहा हूँ? किसी भी प्रयास में सफलता के लिए गहन तैयारी की आवश्यकता होती है। क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सब कुछ सीखने के लिए कदम उठा रहे हैं? इसका अर्थ है किताबें पढ़ना, टेप सुनना, पाठ्यक्रम लेना और अपने क्षेत्र के अत्यधिक सफल लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके साथ काम करने के लिए एक सलाहकार या कोच मिल जाए।
सफल व्यक्ति हमेशा अपने कौशल को तेज करते हैं। असफल परिणाम प्राप्त करने वाले अक्सर आवश्यक समायोजन किए बिना एक ही काम को बार बार करते हैं। तो कोचेबल बने। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप पहले से ही यह सब नहीं जानते हैं और संसाधन ढूंढते हैं जो आपको ट्रैक पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सफलता का सूत्र दूं? यह काफी सरल है। अपनी विफलता की दर को दोगुना करें। थॉमस जे वाटसन। 5. क्या मैं वास्तव में असफल होने को तैयार हूं? इसका सामना करें। विफलता अपरिहार्य है। सफल होने से पहले आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे दिलों में हम जानते हैं कि हमारे सबसे मूल्यवान सबक हमारी असफलताओं से आते हैं। विकास के लिए असफलता जरूरी है। असफलता को पूरी तरह से देखें और इसे सफलता की प्रक्रिया के स्वाभाविक भाग के रूप में देखें। फिर विफलता आप पर अपनी शक्ति खो देगी। सच तो यह है कि जब आप असफल होने से नहीं डरते हैं तो आप सफलता की राह पर हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चाह में एक अपरिहार्य लेकिन महत्वपूर्ण घटक के रूप में आपका स्वागत है विफलता। असफलता को सफलता में बदलना आपकी असफलताएं सीखने के अनुभव हैं जो आपके द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को इंगित करते हैं। कभी भी असफलता से छिपने की कोशिश न करें, क्योंकि यह दृष्टिकोण गारंटी देता है कि आप वस्तुतः कोई जोखिम नहीं लेंगे और बहुत कम हासिल करेंगे। जैसा कि बेवली सिल्स ने एक बार टिप्पणी की थी, यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, आप हर बिक्री बंद नहीं करेंगे और आप हर निवेश पर पैसा नहीं कमाएंगे। जीवन जीत और हार की एक श्रृंखला है, यहाँ तक सबसे सफल लोगों के लिए भी। जीवन में विजेता जानते हैं कि आप चलने से पहले रेंगते हैं और दौड़ने से पहले आप चलते हैं। और प्रत्येक नए लक्ष्य के साथ असफलताओं का एक नया सेट आता है। यह आप पर निर्भर है कि आप इन निराशाओं को अस्थायी असफलताओं और दूर करने की चुनौतियों के रूप में देखते हैं या दुर्गम बाधाओं के रूप में। यदि आप हर हार से सीखने के लिए इसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं और उस अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो असफलता अंततः आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पाठ 12। नेटवर्किंग जो परिणाम प्राप्त करती है। आप जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं यदि आप अन्य लोगों को वह प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करेंगे जो वे चाहते हैं। जिग जिगलारी। जब मैं 1990 के पतन में फ्रीलांस कॉपीराइटर स्टू कामिन से मिला, तो इसने एक अविश्वसनीय श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो मेरे व्यवसाय को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा। क्या हुआ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। 1992 में स्टू थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर के साथ एक योगदानकर्ता लेखक थे। स्टू के सुझाव पर उस न्यूज़लेटर ने मेरे बारे में पहले पन्ने की कहानी चलाई और मैं एक वकील से एक प्रेरक वक्ता के रूप में कैसे चला गया। उसी समय मैंने उस न्यूज़लेटर के साथ एक समझौता किया जहां वे मेरे एटीट्यूड इज एवरीथिंग माल को अपने प्रकाशन के माध्यम से बेचेंगे। हजारों सामान बिका। थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर ने भी अपने प्रकाशन में मेरे कुछ लेख चलाना शुरू किया। नतीजतन मुझे उनके पाठकों से फोन आए और कई बोलने की व्यस्तताओं के लिए काम पर रखा गया। मुझे जिम डोनोवन नाम के उनके एक ग्राहक का भी पत्र मिला जो उस समय न्यूयॉर्क में रहता था। हम अच्छे दोस्त बन गए। जिम ने मुझे इंटी पब्लिशिंग एंड रिसोर्स बुक्स के लिए संदर्भित किया, उस पुस्तक के प्रकाशक जो अब आप अपने हाथ में रख रहे हैं। वैसे जिम ने अपनी खुद की 2 महान स्व सहायता पुस्तकें लिखी, हैंडबुक टू ए हैप्पियर लाइफ एंड दिस इज योर लाइफ, नॉट ए ड्रेस रिहर्सल। और ये सभी महान चीजें हुई क्योंकि मैंने स्टू कामिन के नेटवर्क और फिर थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर के नेटवर्क और फिर जिम डोनोवन के नेटवर्क में टैप किया। नेटवर्किंग की ताकत किसी कमाल से कम नहीं है। यदि विकल्प दिया जाता है तो क्या आप बाद में जल्दी सफल नहीं होना चाहेंगे? ठीक है, नेटवर्किंग आपके अपने प्रयासों का लाभ उठाने और परिणाम प्राप्त करने की गति को तेज करने का एक तरीका है। आखिरकार आप जितने अधिक ठोस संबंध बनाएंगे, सफलता के आपके अवसर उतने ही अधिक होंगे। यदि आप सकारात्मक और उत्साही हैं, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। जेफ केलर। नेटवर्किंग के लाभ। हालांकि आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके साथ शुरू होती है, यह आपके जुड़ाव और लोगों के साथ संबंधों के परिणामस्वरूप उच्च स्तर तक बढ़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अकेले ही बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते। इसलिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। इस पाठ के प्रयोजनों के लिए आइए नेटवर्किंग को पारस्परिक लाभ के लिए लोगों के साथ संबंधों के विकास के रूप में परिभाषित करें। व्यवसाय के क्षेत्र में नेटवर्किंग के निम्नलिखित लाभ हैं। नए ग्राहक या व्यावसायिक लीड उत्पन्न करता है,
रोजगार के अवसर बढ़ाता है, महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए सही लोगों को खोजने में मदद करता है, बहुमूल्य जानकारी और संसाधन प्रदान करता है, समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में नेटवर्किंग आपके लिए क्या कर सकती है? नए दोस्तों से आपका परिचय कराकर अपने सामाजिक संबंधों को बढ़ाएं। अलग अलग जातीय, सांस्कृतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के लोगों से परिचित होने में आपकी मदद करें, बहुमूल्य जानकारी प्रदान करें और संसाधन आपके आध्यात्मिक विकास में योगदान करते हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि नेटवर्किंग क्या कर सकती है, प्रश्न यह है, अपने नेटवर्क की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे उन 16 तकनीकों के बारे में बताएं जो मुझे उपयोगी लगी हैं। मामलों को आसान बनाने के लिए मैंने उन्हें 4 अलग अलग लेकिन संबंधित श्रेणियों में व्यवस्थित किया है। 1 रवैया और कार्रवाई, 2 रेफरल, 3 संचार और 4 अनुवर्ती। मनोवृत्ति और कार्य। 1 विजयी मनोवृत्ति प्रस्तुत करें। जब नेटवर्किंग की बात आती है तो रवैया ही सब कुछ होता है। यदि आप सकारात्मक और उत्साही हैं तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, वे आपकी मदद करना चाहेंगे। यदि आप उदास और नकारात्मक हैं तो लोग आपसे बचेंगे और वे आपको अपने दोस्तों और सहकर्मियों के पास भेजने में संकोच करेंगे। 2 समूहों और संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लें। प्रभावी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण में देय राशि का भुगतान करने, आपका नाम एक निर्देशिका में रखने और बैठकों के लिए दिखाने से अधिक समय लगता है। आपको यह दिखाना होगा कि आप समय निकालेंगे और समूह में योगदान करने का प्रयास करेंगे। आप किस तरह की चीजें कर सकते हैं? शुरुआत के लिए आप समितियों के लिए स्वेच्छा से काम कर सकते हैं या एक अधिकारी या निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में सेवा कर सकते हैं। अन्य सदस्य आपका सम्मान करेंगे जब वे देखेंगे कि आप अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हैं और कुछ काम करते हैं। वे आपके लोगों के कौशल, आपके चरित्र, आपके मूल्यों और अंतिम लेकिन कम से कम आपके दृष्टिकोण के बारे में भी जानेंगे। आइए एक पल के लिए स्टू कामिन पर वापस जाएं। वह विज्ञापन एजेंसियों के भीतर संपर्क बनाना चाहता था, इसलिए वह 1994 में लॉन्ग आइलैंड एडवर्टाइजिंग क्लब में शामिल हो गया। स्टू ने तुरंत समूह की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवकों से पूछा तो स्टू ने हाथ उठाया। वह सक्रिय रूप से शामिल हो गया। शामिल होने के 6 महीने के भीतर किसी ने उनके पास जाकर कहा, हम आपके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं। आप एक मेहनती और बहुत ऊर्जावान हैं। क्या आप हमारे निदेशक मंडल में शामिल होना चाहेंगे? जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, स्टू ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ ही महीनों में उन्हें अपने व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देने लगी। 1999 की शुरुआत में स्टू ने मुझे बताया कि उनके वर्तमान व्यवसाय का 50% से अधिक उन लोगों से पता लगाया जा सकता है जिनसे वह लॉन्ग आइलैंड एडवर्टाइजिंग क्लब के माध्यम से मिले थे, यह साबित करते हुए कि प्रभावी ढंग से नेटवर्किंग करके लोग कम समय में बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 3 अपने नेटवर्क में दूसरों की सेवा करें। अपने नेटवर्क के निर्माण और लाभ के लिए दूसरों की सेवा करना महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए, मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, इसके बजाय मेरे लिए इसमें क्या है। यदि आप दाता के बजाय हताश या लेने वाले के रूप में सामने आते हैं तो आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी मदद करने को तैयार हों। दूसरों के लिए अतिरिक्त मील जाना आपके पास वापस आने वाली अच्छी चीजों के प्रवाह को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने नेटवर्क में दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं? व्यावसायिक लीड या संभावित ग्राहकों को संदर्भित करके प्रारंभ करें। इसके अलावा जब भी आप कोई ऐसा लेख या अन्य जानकारी देखते हैं जो आपके नेटवर्क में किसी के लिए रुचिकर हो तो उस व्यक्ति को सामग्री अग्रेषित करें। गेटर्स नहीं मिलता, देने वाले मिलते हैं। यूजीन बेंगे। जब मैं प्रभावी नेटवर्कर्स के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है मार्क लेब्लांक। मार्क उन व्यवसाय स्वामियों को प्रस्तुतियां देता है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे सेल्स पर्सन को जो अपने उत्पादों और सेवाओं को अधिक बेचना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को मार्क के पास भेजा है। क्यों? वह एक प्रतिभाशाली, सेवा उन्मुख व्यक्ति है जो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अपने रास्ते से हट गया है और मुझे अपना व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए मार्क ने मुझे अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों के संपर्क में रखा है जो मेरी मदद करने की स्थिति में हैं। वह अपनी प्रस्तुतियों में मेरी सामग्री वितरित करता है। मार्क उन लोगों में से एक है जो बस देता रहता है और देता रहता है और देता रहता है। इसलिए लोग मार्क की मदद करना चाहते हैं और यही एक कारण है कि उनका अपना व्यवसाय बढ़ रहा है। जैसा कि बाइबल कहती है, दे दो और यह तुम्हें दिया जाएगा। यह सच है।
संदर्भ 4। यदि आप किसी को संदर्भित करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आपके नाम का उल्लेख रेफरल के स्रोत के रूप में करता है। स्पष्टवादी बने। आइए मान लें कि आप जॉन स्मिथ को अपने ग्राफिक डिजाइनर जेन जोन्स को संदर्भित करने वाले हैं। आप जॉन से कह सकते हैं, जेन को कॉल करें और कृपया उसे बताएं कि मैंने आपको रेफर किया है। कुछ मामलों में आप जेन को कॉल भी कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि जॉन स्मिथ उससे संपर्क करेगा। फिर अगली बार जब आप जेन को देखें या उससे बात करें तो यह पूछना याद रखें कि क्या जॉन ने फोन किया और यह कैसे निकला। आप जेन के दिमाग में इस बात को पुष्ट करना चाहते हैं कि आप उसकी तलाश कर रहे हैं और उसे अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। 5. चयनात्मक रहें। हर उस व्यक्ति का उल्लेख न करें जिससे आप मिलते हैं। अपने नेटवर्क में उन लोगों के समय का सम्मान करें। अयोग्य लीड का उल्लेख करना आप पर खराब प्रभाव डालेगा। अपने आप से पूछें कि क्या कोई विशेष रेफरल वास्तव में आपके नेटवर्क पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होगा या नहीं। ध्यान रखें कि आपके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली लीड की गुणवत्ता है, मात्रा नहीं। संचार 6। एक अच्छे श्रोता बने। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो अपने और अपने व्यवसाय के बारे में बात करता रहता है और कभी भी आपके बारे में पूछने के लिए समय नहीं लेता है? हम सभी नी प्रकारों में चले गए हैं और वे अंतिम लोग हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। इसलिए अपनी बातचीत में दूसरे लोगों को बाहर निकालने पर ध्यान दें। उन्हें अपने करियर और रुचियों के बारे में बात करने दें। बदले में आपको देखभाल करने वाला, चिंतित और बुद्धिमान माना जाएगा। आपको अंततः अपने बारे में बात करने की बारी मिलेगी। जरूर, यह डेल कार्नेगी 101 है, लेकिन यह काम करता है। 7. समय समय पर लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाएं क्योंकि आप परवाह करते हैं। आपको कैसा लगता है जब कोई आपको फोन पर कॉल करता है और कहता है, अरे, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि तुम कैसे कर रहे हो। मुझे यकीन है कि आप 1,00,000 रुपये की तरह महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो हम इन कॉलों को अधिक बार क्यों नहीं करते? समय समय पर अपने नेटवर्क में लोगों को केवल यह पूछने के लिए कॉल करें कि वे कैसे कर रहे हैं और आपके समर्थन और प्रोत्साहन की पेशकश करें। सही बात है, सिर्फ इसलिए कॉल करें क्योंकि आप परवाह करते हैं और इसलिए कि आप जिस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं। हर दिसंबर में मैं फोन उठाता हूं और कुछ ऐसे क्लाइंट्स को कॉल करता हूं जिनसे मैंने लंबे समय से बात नहीं की है। इनमें से कई लोगों ने वर्षों से मेरी कंपनी से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। मेरा आह्वान उत्साहित है और मेरा एकमात्र एजेंडा मित्रवत रहना है। मैं उन्हें कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करता। मैं उस व्यवसाय की सराहना करता हूं जो उन्होंने मुझे अतीत में दिया है और मैं केवल यह सुनना चाहता हूं कि वे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से कैसा कर रहे हैं। यदि व्यवसाय इन कॉलों से आता है तो यह बहुत अच्छा है। यदि इन कॉलों से व्यवसाय नहीं आता है तो यह बहुत अच्छा है। साल दर साल इन कॉलों के परिणामस्वरूप मुझे व्यवसाय मिलता है। कोई कहेगा, मुझे उनमें से अधिक एटीट्यूड इज एवरीथिंग लेपल पिंस का ऑर्डर करने की आवश्यकता है, या हमारी कंपनी की 6 महीने में बिक्री बैठक हो रही है और वे चाहते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन करें। आप दूसरों को सफल होने में मदद करके सबसे अच्छे और तेज सफल हो सकते हैं। नेपोलियन हिल। कृपया समझें कि यह मेरी ओर से हेरफेर या बिक्री की रणनीति नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग मुझे व्यवसाय देंगे। मुझे वास्तव में परवाह है कि वे कैसे कर रहे हैं। व्यापार उनके साथ फिर से जुड़ने का एक उपोत्पाद मात्र है। 8. लोगों से मिलने के लिए रोजमर्रा के अवसरों का लाभ उठाएं। आप स्वास्थ्य क्लब में या सुपरमार्केट में लाइन पर लगभग कहीं भी उत्कृष्ट संपर्क बना सकते हैं। आप कभी नहीं जानते कि आपका अगला मूल्यवान रिश्ता किस बीज से अंकुरित होगा। जब मैं सप्ताहांत में जिम जाता हूं तो मैं हमेशा एटीट्यूड इज एवरीथिंग शर्ट पहनता हूं। यह एक बेहतरीन आइस ब्रेकर है और लोग मेरे पास एटीट्यूड के बारे में बात करने आएंगे। यह मुझे उनके बारे में जानने और उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने का मौका देता है। 9. प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझें, न कि केवल प्रभावशाली लोगों को। एक स्नोब मत बनो। आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वे बॉस हो या नहीं, का कोई मित्र या रिश्तेदार हो सकता है जो आपके उत्पाद या सेवा से लाभान्वित हो सकता है। इसलिए किसी मीटिंग या पार्टी में किसी से बात करते समय उस व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान दें। और कृपया मुझसे वादा करें कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो बात करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण लोगों की तलाश में हैं। यह वास्तव में मुझे परेशान करता है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और फिर वह किसी को अपनी आंख के कोने से नोटिस करता है, किसी को वह आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, तो वह आपकी बात सुनना बंद कर देता है।
और अचानक उस दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अलग हो जाता है। ऐसा मत करो। आपके सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करें। 10. बैठकों और संगोष्ठियों में अलग अलग लोगों से मिलने के लिए इसे एक बिंदु बनाएं। हर सभा में एक ही समूह के साथ न बैठें। हालांकि मीटिंग के हिस्से के लिए दोस्तों के साथ बात करना बहुत अच्छा है, अगर आप नए चेहरों से मिलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। 1994 में मैं नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डी.सी. में था। दोपहर के भोजन पर मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठने के बजाय एक मेज पर बैठ गया जहां मैं किसी को नहीं जानता था। उस टेबल पर जोआन बर्ज नाम की एक महिला बैठी थी और हमने बातचीत की। उनकी कंपनी ऑफिस डायनामिक्स प्रशासनिक कार्यालय पेशेवरों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। यह पता चला कि जोन भी एक बड़ा आस्तिक है कि रवैया ही सब कुछ है, और पिछले 5 वर्षों से उसने मेरे एटीट्यूड इज एवरीथिंग लेपल पिन का आदेश दिया है और उन्हें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुछ प्रतिभागियों को वितरित किया है। इसके अलावा जोन अक्सर अपने कार्यक्रमों में मेरे साहित्य को प्रदर्शित करता है, जिससे मेरे लिए हजारों डॉलर का कारोबार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोन एक अद्भुत दोस्त बन गया है। मुझे यकीन है कि मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा, क्योंकि मैं एक जबरदस्त अवसर से चूक जाता। 11. अपने कंफर्ट जोन से परे जाने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से अपना परिचय देने की इच्छा रखते हैं, तो इसे करें। आप यह सोचकर संकोच कर सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत व्यस्त है। भले ही आप नर्वस हों, अपने आप को आगे बढ़ने और संपर्क करने के लिए मजबूर करें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप और अधिक सहज होते जाएंगे। 12. आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें। दूसरों की सहायता करके अब आपने स्वयं सहायता का अनुरोध करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। शर्माओ मत। जब तक आपने अपने नेटवर्क में उन लोगों की सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, वे एहसान वापस करने के इच्छुक होंगे। फॉलो अप 13. किसी से पहली बार मिलने के बाद शीघ्र नोट भेजें। मान लीजिए कि आप रात्रिभोज में शामिल होते हैं और एक नया संपर्क बनाते हैं। जितनी जल्दी हो सके एक संक्षिप्त नोट भेजें जिसमें बताया गया हो कि आपको उससे मिलने और बात करने में कितना मजा आया। अपनी खुद की कुछ सामग्री संलग्न करें और शायद ऐसी जानकारी शामिल करें जो इस व्यक्ति के लिए रुचिकर हो, जैसे कि एक व्यापार पत्रिका का नाम और एक सदस्यता कार्ड। पूछें कि क्या आप इस व्यक्ति की सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं। अपनी प्रारंभिक बैठक के 48 घंटों के भीतर नोट भेजना सुनिश्चित करें ताकि यह तब प्राप्त हो जब आप अपने संपर्क के दिमाग में अभी भी ताज़ा हों। 14. शक्तिशाली प्रस्तुतियों या लेखों को स्वीकार करें। यदि आप एक दिलचस्प प्रस्तुति सुनते हैं या एक महान लेख पढ़ते हैं, तो वक्ता या लेखक को एक नोट भेजें और उन्हें बताएं कि आपने उनके संदेश से कितना आनंद लिया और सीखा। 100 में से एक व्यक्ति ऐसा करने के लिए समय लेगा, वह बनो जो करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वक्ता और लेखक विशेष लोग हैं जो पूजा के योग्य हैं। मुद्दा यह है, वक्ताओं और लेखकों ने अक्सर विभिन्न उद्योगों को कवर करने वाले लोगों का एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है, एक नेटवर्क जिसे आप टैप कर सकते हैं। 15. जब आप एक रेफरल या सहायक लिखित सामग्री प्राप्त करते हैं, तो हमेशा धन्यवाद नोट भेजें या अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए कॉल करें। इस सुझाव का पालन तभी करें जब आप अधिक रेफरल और अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप उस व्यक्ति को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसके भविष्य में आपकी सहायता करने की संभावना बहुत कम होगी। आपके सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करें। जेफ केलर। 16. बधाई कार्ड और पत्र भेजें। यदि आपके नेटवर्क में किसी को पदोन्नति मिलती है, पुरस्कार मिलता है या कोई अन्य अवसर, उदाहरण के लिए शादी या बच्चे का जन्म मनाया जाता है, तो बधाई का एक संक्षिप्त नोट लिखें। हर कोई पहचाना जाना पसंद करता है, फिर भी बहुत कम लोग ऐसा करने के लिए समय निकालते हैं। इस तरह से विचारशील होना ही आपको सबसे अलग बना सकता है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर कार्ड या स्मारक उपहार भेजना भी उचित है। अपने नेटवर्क का निर्माण। ऊपर दिए गए नेटवर्किंग सुझाव केवल हिमशैल की नोक हैं। आपको अपने स्वयं के कई नए विचारों के साथ आने में सक्षम होना चाहिए। कैसे? अपने पुस्तकालय या किताबों की दुकान पर जाकर और नेटवर्किंग पर कई उत्कृष्ट पुस्तकों की तलाश करके, और यह देखकर कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं और अपने विचारों को इस तरह से अनुकूलित कर रहे हैं जो आपको उपयुक्त बनाता है। याद रखें कि नेटवर्क समय के साथ बनते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम आमतौर पर तुरंत दिखाई नहीं देते हैं।
तो धीरज रखो, रिश्तों की एक ठोस नींव बनाएं और उन्हें विस्तारित और मजबूत करना जारी रखें। बड़े पुरस्कार प्राप्त करना शुरू करने से पहले आपको बहुत कुछ करना होगा। एक अंतिम बिंदु, महान नेटवर्किंग कौशल आपके क्षेत्र में उत्कृष्ट होने का विकल्प नहीं है। आप एक शानदार पीआर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आप जो करते हैं उसमें प्रतिभाशाली नहीं हैं और लगातार सीखते और सुधारते हैं तो आपके प्रयासों से निराशाजनक परिणाम मिलेंगे। अब आगे बढ़ो। इनमें से कुछ नेटवर्किंग तकनीकों का चयन करें और उन्हें तुरंत लागू करें। अपने नेटवर्क की सेवा और सुधार के लिए काम करें। तब आपके पास वास्तव में सैनिकों की एक सेना होगी जो आपको सफल होने में मदद करेगी। निष्कर्ष, अपना नजरिया बदलें और आप अपना जीवन बदलें। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए पहले अलग तरह से सोचना शुरू करें। नॉर्मन विंसेंट पील। 16 नवंबर 1998, मनीला, फिलीपींस। मैंने अभी 20 से अधिक देशों के लोगों को एक प्रेजेंटेशन देना समाप्त किया है। क्या ही अविश्वसनीय विशेषाधिकार है। श्रोताओं में से दर्जनों लोग अपना परिचय देने के लिए और मनीला आने के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए आए और इन जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांतों को उनके साथ साझा किया। जब सब लोग कमरे से निकल चुके थे तो मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से मैं एक पल के लिए रुक गया। मैंने अपने घर से 8000 मील दूर इस खाली सभागार के चारों ओर देखा और मुझे खुद को चुटकी लेनी पड़ी, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं 1985 में वापस आया, जब मैं अपनी मांद में बैठा, नकारात्मक और उदास। मुझे एक वकील के रूप में अपनी नौकरी से नफरत थी और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं चीजों को कैसे बदलूंगा। अब मैं 1998 के पतन में फिलीपींस में था, दुनिया भर के लोगों को एक प्रेरक संगोष्ठी दे रहा था। ये कैसे हुआ? मैंने मन में सोचा। जवाब मेरे पास जोर से और स्पष्ट आया। मैंने अपना रवैया बदल दिया। आप देखते हैं, जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो ब्रह्मांड में चिंगारियां उड़ती हैं। आप ऊर्जावान हैं, आपको नई संभावनाएं नजर आने लगती हैं। आप कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, आप असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदलते हैं। अब मैं आपसे मजाक कर रहा हूं अगर मैंने आपसे कहा कि पिछले 14 साल सिर्फ सफलताओं की एक कड़ी थे से बहुत दूर। मुझे रास्ते में हार और असफलताओं का अपना हिस्सा मिला है, लेकिन इस पुस्तक में मैंने जिन सफलता के सिद्धांतों की चर्चा की है उन्होंने मुझे आगे बढ़ते रहने का साहस, मार्गदर्शन और ताकत दी है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए समय निकालने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में अपनी अविश्वसनीय क्षमता को विकसित करने में रुचि रखते हैं। फिर भी, इस पुस्तक को पढ़ना उस जीवन को जीने का पहला कदम है जिसे आप जीना चाहते हैं। जब आप इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ रोमांचक सफलताएं बनाने के रास्ते पर होते हैं। आपने आंकड़े देखे होंगे कि लगभग 5% आबादी ही सफलता के उच्च स्तर तक पहुंच पाती है। ऐसा क्यों है? 14 साल के शोध के बाद मुझे विश्वास है कि यह इस पर आ गया है। यह दुर्लभ व्यक्ति है जो इस पुस्तक में चर्चा की गई सफलता के सिद्धांतों को दैनिक आधार पर लागू करता है। यह दुर्लभ व्यक्ति है जो लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, यह जानते हुए कि उसके विचार उसकी वास्तविकता बन जाएंगे। कार्य करें जैसे कि असफल होना असंभव था। डोरोथिया ब्रैंडे। यह दुर्लभ व्यक्ति है जो अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को देखता है, यह जानते हुए कि वह सफलता, सामान्यता या विफलता के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है। यह दुर्लभ व्यक्ति है जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि यही उसकी क्षमता विकसित होगी ऐसे काम करने से जो वह करने से डरती है। यह दुर्लभ व्यक्ति है जो हर काले बादल में चांदी की परत की तलाश करता है। और यह दुर्लभ व्यक्ति है जो प्रतिबद्धता बनाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पालन करता है और काम पूरा करने के लिए दृढ़ता रखता है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक बने। आपने जितना सपना देखा था उससे कहीं अधिक बनने की आपके पास क्षमता है। आपके भीतर महानता है और आपका दृष्टिकोण उस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। मेरा नजरिया बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई, और अगर एक बेहतर रवैया मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है तो यह आप में चमत्कार कर सकता है। मैं आपके साथ डॉक्टर चार्ल्स स्विंडोल के इन शब्दों को साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने दृष्टिकोण के सार को पकड़ लिया और यह हमारे जीवन की दिशा पर कैसे हावी है। मैं जितना अधिक समय तक जीवित रहूंगा उतना ही मुझे जीवन पर दृष्टिकोण के प्रभाव का एहसास होगा। मेरे लिए तथ्यों से ज्यादा मनोवृत्ति महत्वपूर्ण है।
यह अतीत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा से, धन से, परिस्थितियों से, असफलताओं से, सफलताओं से, दूसरे लोग क्या सोचते हैं या कहते हैं या करते हैं। यह रंग रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक कंपनी बना देगा या तोड़ देगा, एक चर्च, एक घर। उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे पास उस दिन के लिए अपनाए जाने वाले रवैये के बारे में हर दिन एक विकल्प होता है। हम अपना अतीत नहीं बदल सकते। हम इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि लोग एक निश्चित तरीके से कार्य करेंगे। हम अपरिहार्य को नहीं बदल सकते हैं। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं, वह है हमारे पास जो एक तार है, और वह है हमारा दृष्टिकोण। मुझे विश्वास है कि जीवन 10% है जो मेरे साथ होता है और 90% मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। और इसलिए यह आपके साथ है। हम अपने एटीट्यूड के इंचार्ज हैं। बहुत शक्तिशाली शब्द है ना। वह करें जो चार्ल्स स्विंडल सुझाव देते हैं और आपके पास एक स्ट्रिंग पर खेलें, आपका रवैया। अब समय आ गया है कि आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में चमत्कार करना शुरू करें। आगे बढ़ो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने सपनों का पालन करने के लिए साहस और दृढ़ता रखें। और सबसे बढ़कर, इसे कभी न भूलें, मनोवृत्ति ही सब कुछ है। भगवान आपको आपकी यात्रा पर आशीर्वाद दे। ऑडियो टॉक के साथ और ऑडियो बुक सुनें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।